नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में प्रायः नामुमकिन लगती है कि कैसे एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने बड़े हमारे भारत जैसे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर लिया। तो आखिर ये हुआ कैसे? एक प्राइवेट कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप पर जीत कैसे हासिल कर ली? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये हमें सत्ता, रणनीति और हाँ, लालच के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात तो हुआ नहीं। कंपनी वो तो 1600 में सिर्फ मसाले और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया कि असली खेल, असली ताकत और पैसा वो तो जमीन पर कब्जा करने में है। और बस यहीं से शुरू हो गया व्यापार से राज तक का सफर। तो कंपनी की कामयाबी का सबसे पहला और बड़ा राज था उनकी मिलिट्री पावर, उनकी फौजी ताकत। मतलब जहां बातचीत से काम नहीं बना, वहां तोपों और बंदूकों से बात करने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। और इस फौजी ताकत का सबसे बड़ा सबूत वो हमें दक्षिण भारत में हुए एंग्लो माइसोर वॉर्स में देखने को मिलता है। ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं, नहीं, ये वो बड़ी बड़ी जंगें थीं जिन्होंने हिंदुस्तान के भविष्य की कहानी लिख दी। और ये मत समझिएगा कि ये कोई एक तरफा मुकाबला था, बिल्कुल नहीं। एक तरफ थे मैसूर के जांबाज शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो अपनी मिलिट्री इनोवेशन के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी और फ्रांसीसियों को किसी भी कीमत पर बाहर रखने के इरादे के साथ। आप सोचिए, 1767 से लेकर 1799 तक, मतलब करीब करीब 32 साल, इन दोनों ताकतों के बीच एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बड़ी बड़ी जंगें हुईं। और हर एक जंग के बाद दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता था। लेकिन जो तीसरा युद्ध था ना, वो एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस युद्ध के बाद जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, उसने तो मैसूर की कमर ही तोड़कर रख दी। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा, जी हाँ, 50% राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। अब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था जो चला गया, ये उनकी इज्जत, उनकी आर्थिक शक्ति, सब पर एक बहुत बड़ा हमला था। और फिर आया साल 1799, चौथा और आखिरी युद्ध। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए शहीद हो गए, और इसके साथ ही मैसूर की आज़ादी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन कंपनी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में अब तो कब्जे का दूसरा दौर शुरू होने वाला था। तो तलवार के दम पर जीत तो मिल गई। अब कंपनी ने अपना दूसरा हथियार निकाला, कलम। मतलब अब बारी थी राजनीतिक दांवपेच और कागजी कार्रवाई से एक एक करके राज्यों को हड़पने की। इसका सबसे बड़ा तरीका था सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। ये एक तरह का मीठा जहर था। कहने को तो ये भारतीय राजाओं को सुरक्षा का वादा करती थी, पर असल में ये उनकी आज़ादी पूरी तरह छीन लेती थी। राजाओं को अपनी फौज खत्म करनी पड़ती, अपने ही दरबार में एक अंग्रेज अफसर यानी रेजिडेंट को बिठाना पड़ता, और तो और उस अंग्रेजी सेना का पूरा खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता था। अब देखिए, अगर सहायक संधि एक धीमी चाल थी, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने आके इस पूरी प्रक्रिया में जैसे तूफान ही ला दिया। उसका तो बस एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों को सीधे सीधे ब्रिटिश झंडे के नीचे ले आओ। और इसके लिए डलहौजी का सबसे खतरनाक हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे विले नीति भी कहते हैं। इस नीति ने भारत की सदियों पुरानी परंपरा, मतलब गोद लेने की परंपरा को ही मानने से इनकार कर दिया। सीधा सा नियम था, अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। बात खत्म। और इसका असर वो तो बहुत ही भयानक था। आप देखिए, देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में सतारा, संबलपुर, नागपुर और झांसी जैसे बड़े बड़े राज्य एक एक करके ब्रिटिश राज में मिला लिए गए। और अवध को तो कुशासन या मिस गवर्नेंस का बहाना बनाकर हड़प लिया, जिससे वहां के लोगों में गुस्सा जैसे उबलने लगा। तो तलवार और कलम, इन दोनों चालों का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक बहुत बड़ा धमाका, एक विस्फोट। जैसे जैसे कंपनी का साम्राज्य फैल रहा था, वैसे वैसे भारतीय शासकों और नवाबों के बीच गुस्सा भी बढ़ रहा था। उन्हें ये साफ दिखने लगा था कि ये हमला सिर्फ उनकी जमीन पर नहीं है, ये हमला उनकी इज्जत, उनकी परंपराओं और उनकी पहचान पर भी है। और ये गुस्सा सिर्फ हवा हवाई नहीं था, इसके पीछे असली कहानियां थी, असली लोग थे।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, उनके गोद लिए बेटे को वारिस मानने से इनकार कर दिया गया। नाना साहब थे, जिन्हें उनके पिता की पेंशन तक नहीं दी गई, और अवध के नवाब और लोग, उनसे तो मिस गवर्नेंस के नाम पर उनका राज ही छीन लिया गया था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? स्टेप 1, फौजी हमलों से भारतीय राज्यों को कमजोर करो। स्टेप 2, फिर चालाकी भरी संधियों और नीतियों से उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो। और स्टेप 3, इस जिल्लत और अपमान से पैदा हुआ गुस्सा वो धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह की शक्ल ले रहा था। और वो विस्फोट हुआ 1857 में। 1857 का विशाल भारतीय विद्रोह। वैसे तो इस महान विद्रोह के कई कारण थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी की जमीन हड़पने की इन नीतियों से जो गुस्सा पैदा हुआ था, वो इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक वजहों में से एक था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या 1857 का विद्रोह होना इनेविटेबल था? मतलब क्या ये होकर ही रहता, या फिर क्या इतिहास कोई और मोड़ भी ले सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। Like, subscribe, and share the channel.